हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हिमांशु पपरेजा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डायपोल मूवमेंट। अब डायपोल मूवमेंट जो टॉपिक है ये सीबीएसई एंड कॉम्पिटिटिव दोनों में ही पूछा जा सकता है। एंड अगर आप अपने स्कूल एग्जाम्स के अंदर देखें तो जनरली पूछा जाएगा डायपोल मूवमेंट। और क्वेश्चन भी बताने वाला हूं कि क्या क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं, राइट? क्योंकि एक्सपेक्टेड रहता है कि हर साल उसी तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं जरा इस टॉपिक को जिसका नाम है डायपोल मूवमेंट। सो एज ऑलवेज हम डिस्कस करेंगे कि जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो चीज है ही क्या। डाई मतलब दो, पोल मतलब कि एक दो पोल बनने वाले हैं। पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव पोल रहने वाला है। एंड बिफोर गोइंग टू टॉपिक मैं इसका बेस आपको क्लियर करने वाला हूं सो दैट कि बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग इजी रह जाए। सो सबसे पहले है पोलर मॉलिक्यूल समझना पड़ेगा हमें कि पोलर मॉलिक्यूल होता ही क्या है। देखो इसको मैं सिंपल बता सकता हूं ऐसे। सपोज कर लो कि कोई HCl जुड़ा हुआ है तो Cl क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन के मामले में नेगेटिव। जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, कुछ पार्टी नेगेटिव, पार्टी ले ली दी नहीं। कुछ दोस्त होते हैं पैसे नेगेटिव, पैसे ले लिए दिए नहीं। वैसे ही ये है Cl, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इनकी जिंदगी में पैसे तो है नहीं, पिज्जा है नहीं, पार्टी है नहीं, क्या इनकी जिंदगी में? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, किसी को देंगे नहीं। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, जो कोई छीनता है वो क्या होता है? चोर, गुंडा, डाकू सब क्या होते हैं? नेगेटिव, राइट? सिमिलरली इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और बगल वाले में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसका कसूर कोई है ही नहीं। सेम एग्जांपल आपने देखा है, सेम हादसा आपने देखा है Cl के साथ। Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन छीन लेता है इससे। और जो छीन लेता है वो क्या होता है? चोर, गुंडे, डाकू सब क्या होते हैं? नेगेटिव। और जिस बेचारे के साथ हादसा हुआ उसका तो कसूर नहीं है, उस पर तो क्या चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है। अब देखो यहां तो क्या उसने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, सारे छीन लिए। यहां कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो थोड़े थोड़े छीन रहा है। ये वो दोस्त हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिसके साथ रह रहे हैं उसी से पैसे मारते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मारते हैं, पिज्जा मारते हैं, पार्टी मारते हैं, राइट? अब थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, लेकर भाग नहीं गया, लेकर भाग जाता तो पकड़ा जाता। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब थोड़े थोड़े ले रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव लगा दिया, और इसके बेचारे के थोड़े से गए तो थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया। और यहां पर दो पोल बन गए, एक बन गया स्लाइटली पॉजिटिव, एक बन गया स्लाइटली नेगेटिव। दो बन गए। अब जो ये दो पोल हैं इसी को क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल, राइट? और दो पोल बन गए, इसी का क्या निकालेंगे हम? डायपोल, राइट? इसी का क्या निकालने वाले हैं? डायपोल। तो चलो पहले डेफिनेशन देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल की। व्हेन टू एटम with a large difference in electronegativity are connected through bond। जब बॉन्ड के थ्रू वो कनेक्ट कर देते हैं तो डेवलप्शन ऑफ चार्ज यहां पर क्या हो जाता है? दे एक्वायर, क्या एक्वायर कर लेते हैं बेटा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दे एक्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज which is named as पोलर मॉलिक्यूल या फिर डायपोल। ठीक है, नोट तो एक बार लिख ही लो। नेगेटिव चार्ज इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पहली चीज। सेकंड है पॉजिटिव चार्ज is occupied by less electronegative atom। यहां पर लिख लेना बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो कमजोर होगा वो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन अपने जाने देगा। लेकिन अब देखो दूसरी कंडीशन देखो। मैंने पूछ लिया तुमसे नॉन पोलर, इसको भी साथ साथ करते चलते हैं, आगे काम तो आता ही है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? जहां पर दो पोल्स ना बने। सपोज कर लो इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, ये भी इलेक्ट्रॉन छीनता है ये भी छीनता है, ये भी देता है ये भी देता है, दोनों बराबर के हैं।
ना तो ये इससे छीन सकता ना इससे छीन सकता है, ठीक है, ना तो ये छीन पाएगा ना ये छीन पाएगा। सिमिलरली बात कर दी मैंने Cl की, Cl इलेक्ट्रॉन छीनता है पर किससे छीनेगा, दोनों बराबर के। सपोज कर लो कि लड़ाई चल रही है, एक कुश्ती चल रही है या रेसलिंग कुछ भी चल रही है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना तो ये इसे छीन सकता ना इसे छीन सकता है, दोनों क्या है इक्वली नेगेटिव है, ना तो इस पे नेगेटिव चार्ज ना इस पे नेगेटिव चार्ज, दोनों पे चार्ज क्या गया 0 0, ना तो किसी पॉजिटिव ना तो इसने छीने ना इसने छीने, नेट क्या हो गया 0। तो ये क्या हो जाएगा नॉन पोलर, जहां पर चार्ज डेवलप हुआ ही नहीं। तो लिखेंगे यहां पर व्हेन टू एटम विद similar electronegativity are connected through bond, no charge is acquired by any atom due to same electronegativity, right? रीजन समझ आ गया हमें, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो द molecule is known as polar molecule। ऐसे मोलिक्यूल को बोल डालेंगे हम पोलर मोलिक्यूल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं यहां पर डायपोल के मूवमेंट के बारे में, तो जरा इसको स्क्रीनशॉट कर लो फिर मैं आगे चलता हूं। देखो अब बेसिकली डायपोल होने क्या वाला है उसको भी समझते हैं। देखो बेटा डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी। क्यू क्या होता है यहां पर चार्ज कितना है, और डी क्या होता है बेटा यहां पर डिस्टेंस कितना है। अब यही फॉर्मूला है और यही इसकी डेफिनेशन है। सपोज कर लो यहां पर H था और यहां पर Cl था। Cl के पास इलेक्ट्रॉन मूव हुए, कहां से कहां मूव हो रहे हैं, H से मूव हो रहे हैं Cl की तरफ। एरो मैंने इस तरफ दिखाया और दूसरी तरफ एक तरह से पॉजिटिव चार्ज ही दिखा दिया। अब ये मान लो कि मैं इसको पॉजिटिव चार्ज की तरह ही रिप्रेजेंट करा, क्योंकि ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए हैं, राइट। अब इनके ऊपर कितना चार्ज आया, कितना चार्ज इनके ऊपर आया और कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को बोल दिया मैंने डी। अब इसको बोलते हैं बेटा डायपोल मूवमेंट। अब डेफिनेशन देखोगे तो क्या मिलेगी तुम्हें, इट इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस या फिर टू चार्ज, राइट। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बोल देंगे, यही इसकी डेफिनेशन होगी। पर आप कहोगे सर ऐसे हमें तो समझ आया ही नहीं, आपने तो पता नहीं फॉर्मूला बता दिया। देखो बेटा एक्चुअल में आपकी बुक्स के अंदर यही सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इसको समझा सकता हूं, जरा ध्यान से समझो। यहां से क्या हुआ, यहां तक इलेक्ट्रॉन गए, तो मैंने बोला पहले तो कितना चार्ज गया, मूवमेंट की बात हो रही है ना, डायपोल की मूवमेंट की बात हो रही है, तो पहले तो कितना चार्ज गया वो पता होना चाहिए, इनटू में कितनी दूर तक गया, यहां से लेकर यहां तक जा रहा है ना, तो वो डिस्टेंस से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पता चल गई। उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं हम, डायपोल मूवमेंट, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम म्यू से, राइट। और इसकी यूनिट क्या यूज करते हैं हम, डी, यानी कि डी बाय। तो जरा इसको हम लिखेंगे अब डेफिनेशन की फॉर्म में। तो चलते हैं जरा डायपोल मूवमेंट की तरफ। देखो तो डेफिनेशन सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव या दोनों, बेटा कोई भी एक चार्ज की बात कर लो, क्योंकि जितना यहां पर पॉजिटिव गया उतना ही यहां पर नेगेटिव बना, किसी भी एक को ले लो। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय, देखो मल्टीप्लाइड क्यों बोलूंगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद डिस्टेंस, with the distance between charges या फिर poles, distance between positive pole
नेगेटिव पोल। थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी डेफिनेशन। उसके बाद आपने लिखना है वही म्यू इज इक्वल टू क्याऊ इंटू डी। क्याऊ था हमारा यहां पर आपको पता है चार्ज, और डी था हमारा यहां पर डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज डी। तो किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? डी बाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इट इज अ यूनिट टू मेजर दिस। सो होप ये वाली बात समझ आ गया आपको। जरा नोट कर लो, फिर मैं रब कर देता हूं इसको। अब देखो, कभी आपको यूनिट ऐसे भी मिल सकती है ESU सेंटीमीटर, ESU सेंटीमीटर ऐसे भी मिल सकती है। बेसिकली चार्ज की जो यूनिट है वो ले लेते हैं हम यहां पर कभी कभी ESU, और जो डिस्टेंस को ले लेते हैं हम ले लेते हैं यहां पर सेंटीमीटर के अंदर। और यहां पर होता है, अगर देखो अगर मैं रिलेशन पूछूं डी और इसमें क्या रिलेशन है, तो रिलेशन आता है बेटा यहां पर 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल होता है बेटा? एक डी की, यानी कि एक डी बाई के इक्वल होता है। इसको जरा नोट में आप लिख लीजिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो इस वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। कितना? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं ऐसे, ESU सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी, डी यानी कि हमारा डी बाई। जरा नोट इसको कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो चलो अब देखेंगे इसके बेसिस पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर चलेंगे इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जनरली, तो उनको जरा ध्यान से हम देखने वाले हैं। मैंने तुमसे पूछा व्हाई डायपोल मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड या मॉलिक्यूल इज जीरो। जीरो क्यों हो रहा है? देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा CO2। अब CO2 कैसे बनता है? बीच में कार्बन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड यहां बन गई, एक डबल बॉन्ड यहां बन गई। तो कार्बन ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी छीनेगा? ऑक्सीजन छीनेगा, राइट। तो इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को छीना। आपको पता ना ये फोन ग्रुप होता है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही होता है, राइट। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब देखो, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है, इधर से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को फिर छीन रहा है। तो डायपोल मोमेंट बता सकते हो कितना होगा? देखो बेटा, इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा 0। और वो 0 क्यों हो जाएगा? तुम ऐसे समझो कि बीच में कार खड़ी है, एक बच्चा उधर से धक्का दे रहा है, एक बच्चा इधर से धक्का दे रहा है, दोनों का फोर्स इक्वल है। ना तो कार आगे जा रही है, ना कार क्या जा रही है, पीछे। सिमिलर इन्होंने किया, एक लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, एक राइट की तरफ खींच रहा है। नेट कितना फोर्स हो गया? 0। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, BeCl2। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो जरा, यहां पर आ गया Be, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर। जितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच रहा है ये, उतना ही क्या खींच रहा है ये, इस तरफ। तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा इसका? 0। बहुत सारे केस डिस्कस करेंगे हम, बहुत मजा आने वाला है, डोंट वरी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन देखो कि डायपोल मूवमेंट 0 क्यों है, वही चल रहा है अभी। तो देखो, क्वेश्चन पूछा मैंने तुमसे BeCl3, इसका डायपोल मूवमेंट 0 क्यों है? क्वेश्चन तो सेम है। देखो बेटा, यहां पर आ गया बीच में बोरोन, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर। याद है कि नहीं? 3 बॉन्ड बन रही है, तो क्या बन गया? ट्रायंगुलर बन रहा है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा Cl, बिल्कुल खींचेगा, क्योंकि क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। ये नेट 0 कैसे हो रहा है, बता सकते हो? देखो बेटा, इन तीनों के बीच में पहले तो एंगल क्या है? 120 है। जब इन सबका एंगल यहां पर इक्वल हो जाता है, जब सबका एंगल क्या हो जाए, तीनों का एंगल इक्वल हो जाए, तब वैसे ही फोर्स क्या हो जाएगा? 0। एक केस ऐसा समझ लो कि तुम बीच में खड़े हो, एक रस्सी तुम्हारा दोस्त इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। नेट क्या हो जाएगा? 0। पर फिर भी आपको मजा नहीं आया, सपोज कर लो ऐसे एक्सप्लेनेशन में। तो ऐसे समझो, आपने कभी देखा होगा कि अगर ये एक्स और वाई में ड्रॉ करता है, तो हम बीच में से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इनका रिजल्टेंट। एक इस तरफ जा रहा है फोर्स, एक इस तरफ जा रहा है, तो बीच में रिजल्टेंट हम उसका निकाल लेते हैं। सिमिलरली देखो, एक इस तरफ, एक इस तरफ, बीच में क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया? ये बीच वाला आ गया। उतना ही ये ऊपर खींच रहा है, उतना ही ये नीचे खींच रहा है। समझ गए क्या नहीं बात? उतना ही इसने ऊपर खींचा, उतना ही इसने नीचे खींचा, तो म्यू क्या आ गया इसका? 0 आ गया। अच्छा, समझ नहीं आया? दोबारा देखो, अब हो क्या रहा है बेटा? ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कहां आ गया? बीच में। जैसे इसका रिजल्टेंट बीच में आता था, वैसे इसका रिजल्टेंट भी आ गया बीच में। तो नेट कितना होगा? जितना ऊपर उतना नीचे, म्यू कितना हो गया? 0, राइट। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। मैंने सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछा, यहां पर ऊपर भी Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, यहां पर भी Cl, राइट।
अब आपको पता है इन सब का एंगल भी कितना होता है 10928 डिग्री, यही एंगल होता है सबके बीच में। तो जितना ये ऊपर खींचेगा, जितना ये यहां पर खींचने वाला है, ये अपनी तरफ खींचने वाला है, ये अपनी तरफ खींचने वाला है, और नेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सबका एंगल क्या है सेम। राइट, नहीं समझ आया तो ऐसे समझो। टेट्राहेड्रल होता है, देखो बेटा, एक इधर एक इधर एक इधर, तीनों तीन अलग डायरेक्शन के अंदर है, वो एक ऊपर की तरफ है, तो मैंने तीनों को मिलाया तो बीच में रिजल्टेंट एक नीचे आ गया, एक रिजल्टेंट कैसा आ गया, ये नीचे वाला आ गया, एक रिजल्टेंट क्या है ऊपर वाला। तो ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। अगर ऊपर नीचे नहीं समझ आया तो ये समझ लो कि सबके एंगल्स क्या है इक्वल। अगर एंगल सारे इक्वल आ रहे हैं, राइट, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। एक सिमिलर क्वेश्चन देखो, उसको भी देख लो, सेम वही क्वेश्चन भी सेम, डायपोल मोमेंट भी सेम, एंगल भी सेम। अब देखो सेम क्यों हो रहे हैं, देखो ये H क्या कर रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H क्या है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, H का स्वभाव क्या इलेक्ट्रॉन देना, इसने अपनी तरफ दिए, इसने इसकी तरफ दिए, इसने इसकी तरफ दिए, इसने इसकी तरफ दिए, इसने इसकी तरफ दिए, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा अगेन, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट आ गया 0। सेम वही केस है, बस H लगा दिया मैंने, राइट, तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा यहां पर 0। अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, राइट, इससे ये भी समझ आ गया हो तो बिल्कुल डिटो क्वेश्चन वही है। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसे बताने वाला हूं जिसमें थोड़ा सा दिमाग हो सकता है आपको लगाना पड़े, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैंने आपसे पूछा अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन है मेरा अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, यहां पर आ गया ये ऊपर से, ये नीचे से। आप बता सकते हो किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, गैस करो एक बार। मेरे बताने से पहले 1 मिनट के लिए पॉज करो, सोच कर देखो कि क्या बता सकते हो। क्या ये जो ऊपर खींच रहा है और जो ये नीचे खींच रहा है ये इक्वल हो जाएंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या इनका 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब देखो ये खींच रहा है इस तरफ, ये खींच रहा है इस तरफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं। रिजल्टेंट कैसे निकल कर आएगा, एक इस तरफ एक इस तरफ, बीच में रिजल्टेंट निकल आएगा। ठीक है, अब ये समझो कि ये वाला क्या है 0, ये वाला क्या हो जाता है बिल्कुल 0। इसके थोड़ा सा पास आएगा तो रिजल्टेंट थोड़ा सा बढ़ेगा, बिल्कुल पास आ जाएगा तो रिजल्टेंट बिल्कुल ही बढ़ जाएगा। देखो एक पर्सन उधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, कहीं भी नहीं खींच पा रहे। ठीक है, तुम्हारे सामने से आगे खींच लिया किसी ने, तुम बिल्कुल सीधे सीधे खींचा चला जाऊंगा, ऐसा क्यों। देखो एक इधर से खींचा, एक इधर से खींचा, नेट 0 हो गया। अगर ऐसे खींचना स्टार्ट कर दिया, एक ने इधर एक ने इधर, थोड़ा सा आगे की तरफ खींच सकता हूं मैं, मेरा जो नेट फोर्स है वो आगे की तरफ आ जाएगा। वही बात हुई, सबसे ज्यादा यहां पर, उसके बाद आएगा बेटा यहां पर। इसका रिजल्टेंट बहुत कम होगा क्योंकि एक बिल्कुल इधर एक बिल्कुल इधर। अरे जस्ट नीचे आ जाता तो क्या होता, 0 ही हो जाता है ना। थोड़ा सा इधर आया तो थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट इसका, फिर उसके बाद इसका, राइट। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन मैंने और देना है, देखो ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और बिल्कुल सिंपल अप्रोच से मैंने आपको बता दिया। नेट देखते हैं एक क्वेश्चन और देखो। अब अभी आपने सीसो ट्रांस तो पढ़े नहीं इतने, तो इसलिए मैं क्वेश्चन बना के दे देता हूं आपको सिंपल। ऑर्गेनिक में बहुत सारे पढ़ोगे, वहां पर आपके लिए बिल्कुल सिंपल चीज होती है ये, लेकिन अभी थोड़ा सा आपने नहीं पढ़ा तो हो सकता है आपको सोचने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने खुद बना दिए। इसको बोलते हैं बेटा, देखो ट्रांस किसको बोलते हैं बेटा, ट्रांस बोलते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। और सिस किसको बोलते हैं बेटा, जब वो सेम डायरेक्शन में हो। देखो यहां भी Cl यहां भी Cl, दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो इसे क्या बोल देंगे बेटा, हम सिस बोल देंगे। ठीक है, और ये बोल देंगे ट्रांस। ये ट्रांस आइसोमर है और ये कौन सा है, सिस आइसोमर है। अब डायपोल मोमेंट बताना है दोनों में से ज्यादा किसका है, ये बताना है आपने। अब देखो यहां पर ये इस तरफ खींच रहा है तो नेट क्या हो गया, ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, नेट क्या हो गया बेटा 0। ये इस तरफ धक्का दे रहा है, एस तो क्या करता है, धक्का देता है ना, तो नेट इस तरफ दे रहा है, और इसने भी क्या करा, उतना ही इस तरफ दिया, नेट क्या हो जाएगा 0। तो डायपोल मूवमेंट यहां पर कितना हो गया, 0 हो गया। क्या ये 0 होगा, देखो ये इस तरफ खींच रहा है ये इस तरफ खींच रहा है,
नेट तो निकल कर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो इस H ने इस तरफ दिया, इस H ने इस तरफ दिया, नेट तो फिर ऊपर जा रहा है, यानी कि ये भी ऊपर और ऊपर वाले का भी डायपोल मोमेंट ऊपर, दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि तुम बेंच को आगे की तरफ खींच रहे हो और मैं पीछे की तरफ से उसको धक्का दे रहा हूं, तो नेट फोर्स तो बढ़ जाएगा ना। अगर हम दोनों, तुम इधर से दे रहे होते, मैं इधर से दे रहा होता, तो कम हो जाता, लेकिन तुम अपनी तरफ खींच रहे थे, मैंने भी तुम्हारी तरफ धक्का दे दिया, चलो भाई, है ना। तो नेट नेट क्या हो जाएगा बेटा, एडअप हो जाएगा। तो क्या आंसर दोगे, सिस आइसोमर will have high dipole moment because both forces get add up, because both 2Cl दो तो क्या है, CCl वाले कार्बन के Cl से, है ना, एंड CH यानी कि ये वाली आर इन सेम डायरेक्शन। 2CCl एंड CH मूवमेंट ऑफ डायपोल आर इन सेम डायरेक्शन, हेंस they add up and maximum and shows maximum dipole moment। इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन यहां क्या लिखोगे, both are in opposite direction, both CH and CH bond, both CH bond and CCl and CCl bond are in opposite direction, so the force cancel out each other। फोर्स ने क्या कर लिया, कैंसल आउट कर लिया एक दूसरे को, हेंस डायपोल मूवमेंट इज 0। तो ऑब्वियसली ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा होगा इससे। होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, जरा नोट इसको कर लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन या तो आपको मिल जाएगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, या मिल जाएगा आपको ऑर्गेनिक के अंदर, दोनों में से एक जगह पर आपको मिल जाएगा। सो चलते हैं जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बोर्ड में मिलने के चांसेस, IME2 से आपके स्कूल एग्जाम से मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। जरा पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मैं साइड हो जाता हूं। तो चलो देखो, क्वेश्चन है आउट ऑफ NH3 and NF3 which will have maximum dipole moment। देखो बेटा, यहां पर है N और यहां पर भी है N। जरा इसको बना के देखते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, 1H 2H 3H और ऊपर आ जाएगा लोन पेयर। स्ट्रक्चर तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखे हैं। और यह आ जाएगा बेटा F एंड F। अब देखो जरा, अब आपको एक बात पता है कि F क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, यहां पर ये वाला F अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला F अपनी तरफ खींच रहा है। ये बिल्कुल एक गोल दायरे की तरह है जो तीनों की तरफ फैले हुए हैं और नीचे की तरफ ये खींचता है, राइट। देखो, अगर आपको नहीं समझ आया, आपको पता ना टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होता है, 3 नीचे 1 ऊपर की तरफ होता है। तो इसके और इसके बीच में नीचे की तरफ, समझ रहे हो बात, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, स्टैंड है, मतलब स्टैंड कह सकता हूं कि सिंपल 90 के एंगल पे ऊपर है, राइट। इससे मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 109 एंगल ही बनने वाला है। लेकिन इनके जस्ट ऊपर क्या है, एक बॉन्ड बनी हुई है। इसके और इसके बीच में से देखेंगे तो एक एंगल आ गया, एक ऊपर आ गया, राइट। ऐसा बनता है। अब देखो,
रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इसका, इन सब का, तीनों नीचे हैं। अगर नहीं समझ आया तो ये समझो कि तीनों नीचे है, तो डायपोल मोमेंट भी कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। नेट तो नीचे की तरफ आने वाला है, और ये वाला क्या है, नेट ऊपर की तरफ आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लोन पेयर क्या होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। लोन पेयर क्या होता है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास रहता है। ऑब्वियसली क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते कहां है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर ही तो होते हैं, और पास पास रहना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो कहां रहना पसंद करेंगे, वहीं पर। तो इस पे भी क्या आ जाएगा, मोटी मोटी बात क्या है कि यहां पर क्या आ जाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ये कौन खींचता है बेटा, लोन पेयर भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और ये कहां खींच रहा है, नीचे की तरफ। बस आपने एक बात याद रखनी है कि यह ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां खींचता है, नीचे की तरफ खींचता है। तो नेट फोर्स तो डिक्रीज हो रहा है। अगर इसकी बात करें, ये अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन खींचता ही है ना। हमने तो सिर्फ यही याद रखना है यहाँ पर कि लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये भी ऊपर ही दे रहे हैं। इनका रिजल्टेंट क्या आ गया, ऊपर की तरफ। इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, ऊपर की तरफ। अगर तीनों ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो नेट क्या हो गया, ऊपर की तरफ। तीनों ही ऊपर की तरफ दे रहे हैं तो ऊपर जाएगा, और ये तो ऊपर खींच रहा है, तो नेट क्या हो गया बेटा, एडअप हो गया। नेट हो जाएगा यहां पर एडअप। ये मैंने आपको याद करने वाले तरीके से, यानी कि आपने लिखना कैसा वो भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि 3D के अंदर समझोगे तो तीनों, अगर तीन नीचे है तो नीचे की तरफ निकल कर आएगा, राइट। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये H वाले हैं तो ऊपर देंगे, सारे ऊपर जाएंगे। F वाले नीचे खींच रहे हैं तो नीचे होंगे। तो यहां लिखोगे व्हेन, या फिर इन केस ऑफ NH3 डाइपोल मूवमेंट ऑफ 3 NH बॉन्ड, 3 NH बॉन्ड है, एक NH, दूसरी NH, तीसरी NH, 3 NH बॉन्ड एंड मूवमेंट ऑफ लोन पेयर आर इन सेम डायरेक्शन। तो इसका डायपोल भी ऊपर की तरफ, इसका डायपोल भी ऊपर की तरफ, सेम डायरेक्शन के अंदर है। सो द फोर्सेस गेट एड अप, hence resultant dipole moment will be higher। जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगा, ज्यादा होने वाला है। जरा इसको भी देख लेते हैं। देखो यहां लिखूंगा बेटा, ये सारे नीचे की तरफ, इसका डाइपोल मूवमेंट नीचे की तरफ, इन तीनों का मिला के इसका ऊपर की तरफ। एज डाइपोल मूवमेंट, हो सकता है आपको ग्रीन कलर अच्छे से ना दिख रहा हो, तो मैं इसको दूसरे कलर से स्टार्ट करता हूं। एज डाइपोल मूवमेंट ऑफ 3NF, NF है ना, एक NF, दूसरी NF, 3NF, 3NF bond and dipole moment of lone pair are in same, different है बेटा, यहां पर are in different direction, hence resultant will be less, hence less dipole moment। डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये ऊपर ये नीचे, तो डायपोल मूवमेंट ज्यादा किसका होगा, वो ज्यादा होने वाला है NH3 का। इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, कम। जरा नोट कर लो, बहुत बहुत शॉर्ट लिख लो इसको, ये तो पेपर में आता ही आता है, शॉर्ट। जरा नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सो अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। सो इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं बेसिकली परसेंट आयनिक करेक्टर पे, कि कितने परसेंट वो आयनिक है, कितना उसके ऊपर चार्ज आया। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका,
डायपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक, अगर आयनिक होता तो कितना होता, और ऊपर क्या आ जाएगा ऑब्जर्व्ड या फिर गिवन, इनटू में आ जाएगा 100। तो ये निकल जाएगा आयनिक क्या होता है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, और ऑब्जर्व्ड क्या है कि इस समय कितना है, इनटू में मल्टीप्लाई कर दोगे उसके 100 से। तो बेसिकली तुम इसको ऐसे समझ लो कि तुम्हारे मार्क्स टोटल 100 में से हैं, अब तुम्हारे 95 आ सकते हैं, राइट। तो ऊपर 95 इंटू 100 कर दिया तो आपके मार्क्स आ गए 95%। कुछ इसी तरीके से कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, आयनिक क्या है मैक्सिमम, यानी कि पूरा टूट गया, ऑब्जर्व्ड क्या है इस समय जितना है, राइट, इनटू में क्या कर दिया तुमने 100। हम तो कहेंगे पूरे 100 ही आए आपके, और 100 की तो इच्छा बहुत जबरदस्त है हमारे मन के अंदर। तो चलो कोई बात नहीं, इस साल तो जरूर ये पूरी करेंगे। देखो म्यू पूछा मैंने तुमसे आयनिक, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की फॉर्म क्या गिवन है, इस फॉर्मूला को जरा मैं हाईलाइट कर देता हूं। 2 क्वेश्चन करेंगे, वैसे तो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते इस पे, बट चलो देख लेते हैं। कैलकुलेट परसेंट आयनिक करेक्टर ऑफ डायपोल having 1.275 angstrom distance of molecule है बेटा यहां पर HCl का, ठीक है। उसका डायपोल मूवमेंट गिवन है, यानी कि ऑब्जर्व्ड गिवन है, ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट इसका गिवन है 1.03 डी। अब तुमने निकालना यहां पर इसका आयनिक करेक्टर, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, इसका म्यू निकालना पड़ेगा, म्यू आयनिक के लिए, आयनिक का मतलब 100% ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन। अब तुम मानते हो कि HCl में क्या होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, क्योंकि यहां पर एक पॉजिटिव, यहां पर एक नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहां पर आ गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन के चेंज को, वैसे हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना होता है, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, लेकिन हम चलेंगे यहां पर डी के अंदर, तो मुझे लिखना पड़ेगा ESU के अंदर, और ESU के अंदर इसकी वैल्यू रहती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ये वैल्यू रहती है, ठीक है। तो जरा मैं इसको लिखना स्टार्ट करूंगा। यहां पर चार्ज कितना है, चार्ज है इसके ऊपर 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 1.275 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को क्या लिखोगे, 10⁻⁻10 ऐसे लिख लोगे, ठीक है, और 10⁻⁻10 मीटर ऐसे लिख लोगे। लेकिन मुझे किस में चाहिए, मुझे चाहिए सेंटीमीटर में, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा सेंटीमीटर में, क्या आ जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई किया तो, अरे देखो ना -10 था, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻10 माइनस +2 कितना आ गया 10⁻⁸, तो ये आ गया 10⁻⁸ सेंटीमीटर, राइट। और मुझे क्यों चाहिए था 10⁸ में, ऐसा क्या खास था, क्योंकि मुझे बनाना है यहां पर 10⁻18, और उसके बनाने से क्या होगा बताया था आपको, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब देखो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर क्या होता है, डी किसके इक्वल होता है बेटा, ये डी के इक्वल होता है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर 4.8 इंटू 1.275 डी, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर 6.12 डी आ गई। सो हमने म्यू ऑफ आयनिक तो निकाल लिया, वो भी किस फॉर्म में, डी की फॉर्म में। डी की फॉर्म में क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पहले किसमें गिवन था, डी की फॉर्म के अंदर गिवन था, राइट। और ये 4.8 कैसे आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है, इतना भी होता है, इतना भी होता है, कूलम में उतना, ESU के अंदर इतना रहता है। अब अगर मैं पूछ लूं आपसे परसेंट आयनिक करेक्टर कितना होगा, तो उसको देखो जरा ध्यान से, इसका आंसर आएगा यहां पर, ऊपर है 1.03 डी, यानी कि ऑब्जर्व लिख दिया मैंने यहां पर, राइट। और उसके बाद नीचे क्या लिखूंगा 100% के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 16.83%। ये हमने निकाल दिया इसका आयनिक करेक्टर। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए सो दैट कि आपसे नोट कर पाए। हाँ जी, तो चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है यहां पर आपको बोला गया कि कैलकुलेट परसेंट आयनिक करेक्टर। क्वेश्चन सेम है, having
मॉलिक्यूल HI मॉलिक्यूल है और डिस्टेंस है इनके बीच की 1.596 आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। और इसका डायपोल मूवमेंट आपको गिवन है 1.964 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये हमें पहले से गिवन है, यहां पे डी नहीं गिवन, क्या गिवन है, कूलम मीटर। अब मैं चार्ज किस में लूंगा, कूलम के अंदर लूंगा। देखो H से I में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इस पे एक नेगेटिव होता है, इस पे क्या होता है, एक पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है इसके ऊपर चार्ज। तो जरा ध्यान से देखते हैं इसको। अब देखो मुझे क्या निकालना है, पहले मुझे निकालना है इसका डायपोल मूवमेंट, म्यू ऑफ आयनिक। तो मैं म्यू निकालने की कोशिश करता हूं। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू डिस्टेंस कितना है, 1.96 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर, और मुझे मीटर में ही चलना है, और चार्ज यहां पर कूलम में ही होना चाहिए। इन दोनों कर लेंगे मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा 2557 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये आ गई इसकी वैल्यू, राइट। तो यहां पर हमारा आ गया म्यू ऑफ आयनिक आ गया। फॉर्मूला क्या, सिंपल वही, ऑब्जर्व बाय आयनिक। आयनिक आ गया बेटा नीचे क्या आ जाएगा, 2.577 इंटू 10⁻⁻29। ऊपर क्या आ जाएगा, कितना गिवन था हमें ये, 1.964 इंटू 10⁻⁻29। अब 29 से 29 कट गया, यहां पर आंसर आ जाएगा बेसिकली 76 पॉइंट, इंटू 100 भी है, 76.81%, राइट। सो यही सेम फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया था, यही वाला, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। सो इस तरह के क्वेश्चन देखो आते तो कम है, लेकिन इन्हीं के हिसाब से पूछ लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो चलते हैं जरा इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सो चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट। यानी कि डायपोल मूवमेंट के फायदे क्या हैं, जो इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या है हमारे लिए, उसको पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट। देखो सबसे पहला डायपोल मूवमेंट का एडवांटेज, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है बेटा, कि कोई बॉन्ड कितनी ज्यादा पोलर है। जैसे इस बात करते हैं हम HF, HCl, HBr, HI। अब आपको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में फ्लोरीन सबके क्या है, पिताजी, सबसे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो इस पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे एंड में वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की सबसे ज्यादा पावर किसकी, फ्लोरीन की। अरे नीचे तो घटती है ना, देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, सबसे कम नीचे वाले की, सबसे ज्यादा ऊपर वाले की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। सो हम यहां से निकाल सकते हैं इसका पोलैरिटी कितनी है। जब हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी, HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI की। तो ये सब हम यहां से कैलकुलेट कर डालेंगे, राइट। नेक्स्ट है, यहां पर आपने हेडिंग बनानी है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। सो आपने ये हेडिंग मैं लिख देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट परसेंट आयनिक कैरेक्टर। अभी क्वेश्चन किया 1 मिनट पहले, क्या कैलकुलेट कर सकता है ये, परसेंट आयनिक कैरेक्टर। एंड थर्ड थिंग, ये सीसोन ट्रांस को भी डिटेक्ट कर सकता है, टू डिस्टिंग्विश यानी कि हम कह सकते हैं इसको डिटेक्ट करना। ये डिटेक्ट कर सकता है किसके बीच में, सिस एंड ट्रांस के बीच में, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। और वो कैसे, अब आपको पता है ट्रांस का जो डायपोल मूवमेंट था वो क्या था, 0 हो जाता है या कम हो जाता है कंपैरेटिवली।
इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। सो हम ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं सिस और ट्रांस के बीच में। नेक्स्ट चीज, टू कैलकुलेट सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा बताया था। अब अगर BeCl2 की बात करूं तो डायपोल मोमेंट 0 कैसे हो गया, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल। बात कर दी BCl3 की तो डायपोल मोमेंट 0 कैसे हो गया, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल। सारे बॉन्ड सारे साइड्स क्या है, इक्वल है। इससे क्या पता चल गया हमें कि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। किससे, डायपोल मोमेंट जब क्या है, 0 से, राइट। अब देखो आपके मन में बात आ सकती है कि सर ये भी 0 था, ये भी 0 था, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। बेटा इन दोनों के बीच में थोड़ी करना डिस्टिंग्विश, हमें डिस्टिंग्विश करना है ट्रांस और सिस के बीच में। ये पॉइंट अलग है, सिस और ट्रांस के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और यहां मैंने बताना है सिर्फ 2 चीजें, कि वो पोलर है या नहीं है, राइट। अब ये तो पोलर है और ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो है नॉन पोलर, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। यहां डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, राइट। तो हम यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड कैसी है, डायपोल मोमेंट 0 है या नहीं। अगर डायपोल मोमेंट 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल है। अगर 0 नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, कुछ अलग अलग बना हुआ है। नेक्स्ट है लास्ट यहां पर, टू डिस्टिंग्विश ऑर्थो पैरा मेटा आइसोमर। अब ये देखते हैं जरा ये क्या होता है। देखो वैसे तो आप इसको ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ने ही वाले हो, लेकिन मैं आपको यहां भी याद करवा सकता हूं, क्योंकि ट्रिक है अपने पास, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो बेटा, ये जो पहली पोजीशन होती है, इसको जो ऊपर है इसको बोलते हैं ऑर्थो, जो नीचे बीच में है, मिडल में है, इसे बोलते हैं मेटा, और जो पैर में है यहां पर इसे बोलते हैं पैरा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, पैरा। ध्यान से देखना, तो ये वाला है पैर वाला क्या है, पैरा। पैरा का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। नेक्स्ट बात कर दी मैंने किसकी, ऊपर वाले की, तो ये ऊपर वाला क्या है, ऑर्थो। और जो मिडल में आ गया वो क्या हो जाएगा, जो मिडल में आ जाएगा, मिडल में उसको बोल दिया हमने मेटा। तो मैं ऑर्थो, मेटा और पैरा को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, बता सकते हो। देखो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा, उसके बाद कम, सबसे कम, ऐसे निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर 2.54 है और यहां पर कुछ 1.48 डी वैल्यू गिवन है, राइट। याद नहीं करनी आपने इसको, बस हम ये समझ सकते हैं कि ऑर्थो, पैरा और मेटा को डिस्टिंग्विश कर सकता है। इन 5 में से कोई भी 2 आप याद कर लीजिएगा, एंड दैट इज मोर देन इनफ। बट अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये किसको निकाल सकता है, ये ऑर्थो, ये पैरा, ऑर्थो, मेटा, इन सबको अलग निकाल सकता है। कैसे, क्योंकि सबका डायपोल मोमेंट क्या है बेटा यहां पर, अलग अलग। सो होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ये पोलर वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी कि यहां पर डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो पता चल जाता है कि ये क्या है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तभी तो क्या हो गई, 0। सिमेट्रिकल मतलब सब तरफ सिमेट्री है, इक्वल इक्वल सब जगह पर खींच रहा है, तो क्या बोल दिया, सिमेट्रिकल बोल दिया। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट, सिस और ट्रांस के बीच में बताया था आपको सिस और ट्रांस कैसे निकालते हैं। उसके अलावा परसेंट आयनिक रिएक्टर न्यूमेरिकल कर डाले। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की बात करूं तो HF आपको पता है सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा पोलैरिटी रखता है। थैंक यू सो मच। यहां पर होता है लेक्चर ओवर, और हमने सारे टॉपिक बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर डाले। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या थी बेटा, डायपोल मोमेंट NH3 NF3 का। इसके अलावा क्वेश्चन थे जो सिस और ट्रांस वाला क्वेश्चन बोला वो वाला क्वेश्चन, एंड जिनका डायपोल मोमेंट 0 लगाए थे वो वाले। सो ये चीजें सिर्फ आपने कर डालनी है और यही एग्जाम्स के अंदर जनरली पूछी जाती है। न्यूमेरिकल के चांसेस कम रहते हैं, एप्लीकेशन के चांसेस भी थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन हमें पढ़ाना तो सारा ही है। थैंक यू सो मच।